नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी मोदी को निपटाएंगे या मोदी योगी को निपटाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो घमासान चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रभावित करेगा। क्या जाति विशेष का एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाना योगी के लिए भारी पड़ेगा। जिस तरह कफ सिरप के आरोपियों को योगी सरकार संरक्षण दे रही है, खासतौर से बाहुबली माफिया धनंजय सिंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है, एक सिपाही का करोड़ों रुपए का मकान बुलडोजर ध्वस्त नहीं कर रहा, उससे साफ साफ जाहिर है कि सरकार अब एक उच्च जाति का सिंबल देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता बनना चाहते हैं और पिछड़े और दलित नाराज हैं। बीजेपी को चिंता सता रही है यह मामला बड़ा तो 2029 में डिब्बा गोल ना हो जाए। विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, ऐसा गोदी मीडिया कह रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हजूर इसमें से कितने देश भारत के साथ खड़े थे जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, और राहुल और सोनिया से टकराना कितना भारी पड़ने वाला है मोदी को। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी का सिंहासन खतरे में डाल सकती है। तमाम बातें मैंने अभय दुबे जी से की हैं, बहुत अच्छी बातचीत है। पहले 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं कई गोदी मीडिया के पत्रकारों को देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया है, एक लिस्ट आ रही है, छोटे छोटे देश हैं, 20-25 देश की लिस्ट है। देखा कि देखो कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है हमारे प्रधानमंत्री को। इस देश का राष्ट्रपति खुद गाड़ी चलाते हुए लेके जा रहा है और लोग दुखी हैं। मेरा बड़ा सवाल यह है कि इन पत्रकारों के मैं समझ में नहीं आता इनको पत्रकार कहूं भी या नहीं कहूं। जितनी लिस्ट है इसमें से एक भी देश भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत के साथ नहीं खड़ा था। क्या इन लोगों ने कसम खा रखी है कि अपनी मानसिक दिवालियापन पर का ढोल पीटते रहेंगे। ऐसे ऐसी बातें क्यों करती है बीजेपी के। अब तो पता नहीं हिरेन जोशी जी भेजते हैं नहीं भेजते हैं ट्वीट करने के लिए, लेकिन लिस्ट भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे देश हैं। बाकी में मेरा थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ शायद मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा MA लॉ LLB करना बेकार है, क्योंकि कुछ देशों का नाम मैंने वाकई पहली बार सुने कि ये भी, और वो अवार्ड तो मैंने कभी सुने ही नहीं थे। क्या लगता है कि ये सब नाटक के पीछे कारण क्या, लोगों को याद नहीं आएगा कि भारत अच्छा संजय पाकिस्तान। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पत्रकार ये सब प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, और उनकी फोटो अपॉर्चुनिटीज को विदेश नीति बताते हैं, उनकी पप्पी झप्पी को मानते हैं कि इससे देश की विदेश नीति मजबूत हो रही है और मोदी का डंका सारी दुनिया में बज रहा है, ये सब जो बातें करते हैं, क्या अकेले में भी ऐसी सोचते होंगे, या अपने दोस्तों के साथ बैठ के जब कुछ खाते पीते होंगे, अड्डा लगाते होंगे, बैठकी करते होंगे, तब भी क्या ऐसे ही सोचते होंगे? मेरा मानना है कि नहीं। मनुष्य की जो बुनियादी प्रवृत्ति है, उसमें एक तो बात होती है कि वो गुलामी करते करते गुलाम की तरह सोचने भी लगता है। अगर वो गुलामी करते करते गुलाम की तरह न सोचे तो फिर वो धीरे धीरे उसके मन में अपनी स्थिति के प्रति खिन्नता पैदा हो जाती है, मन दुखी रहता है, व्यथित रहता है, अच्छा नहीं लगता उसको, मतलब फिर ये स्थिति जीवन व्यर्थ लगने लगता है उसे। तो आदमी फिर जब तक खुद भी गुलाम की तरह न सोचने लगे तब तक वो जो कर रहा है उसको उचित मानना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं, ये स्थिति जो है गोदी मीडिया की, ये गुलामी जैसी स्थिति नहीं है। ये गुलाम तो होता है, इसका मालिक लगातार उसके सामने रहता है, उसको कोड़े से पीटता है, डंडे से पीटता है, मतलब ऐसे ना। इसके इस पूरे चक्कर में तो कई कई पहलू हैं इसके। एक तो प्रलोभन इसमें पहलू है, दूसरे सत्ता के नजदीक रहने से मिलने वाले फायदों का लालच इसके अंदर पहलू है। तो इसमें इसके कारण इन लोगों ने अपने आप को बेच दिया है। जो लोग विचारधारात्मक रूप से मोदी जी के साथ हैं, इनमें से कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो आइडियोलॉजिकली मोदी के साथ हैं, मतलब जो मानते हैं कि वो मोदी का समर्थन करके देश और राष्ट्र का। मैंने बात भी की ऐसे पत्रकारों से, वो कहते हैं हम तो देश का काम कर रहे हैं। मतलब अगर मोदी जी की जगह कोई और होता तो हम उसका समर्थन करते। उनका मतलब ये है वो देश का काम कर रहे हैं और मोदी जी से कि वो ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन जो उन्हें लगता है कि वो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब वो तो जब बीजेपी सरकार नहीं रहेगी तब भी इसी एजेंडे का समर्थन करेंगे, वो तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं वो अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण ये सारे काम कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। वो बीजेपी, बहुतों को बीजेपी ने अपने रोल पे ले रखा है, उनको बंधी हुई रकमें जाती हैं बाकायदा। तो जैसे कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी, जो बीजेपी ने मीडिया कैप्चर करने के लिए जो इन्फ्लुएंसर को कैप्चर कर, आपने सवाल पूछा था, पॉलिसी बनाई है, उस समय पैसे वैसे दिए जाना सब में शामिल है। आपने बताया था कितना करोड़ रुपए
दिए दिए गए हैं 2 लोगों को। मुझे लगता ये है कि ये लोग अकेले में मोदी जी की जो मोदी जी का जो एक उनकी क्षुद्रता है, जिसमें वो बहुत इसी बात के लिए से जिंदा है कि किसी नेता से गले मिल लिए। अब वो नेता उनको खुद ड्राइव करके ले जा रहा है, तो इस बात को एक बड़ा बनाया जा रहा है। वो देखिए मोदी जी बगल में बैठे हुए, वो नेता खुद ड्राइव करके ले जा रहा है। जबकि सोचना सोचना उन लोगों को ये चाहिए कि ऐसा करने से भारत को क्या लाभ है। ये मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए विदेश नीति नहीं है। अगर विदेश नीति के मंच पर भारत की बल्ले-बल्ले होगी, तो मोदी जी की शख्सियत अपने आप ही चमकने लगेगी। मेरा कहना है कि अगर विदेश नीति में भारत का डंका वास्तव में बजेगा, लोग भारत के हित में और भारत की जो पोजीशन है, भारत का जो दावेदारी है, उस दावेदारी के पक्ष में अगर खड़े होंगे, तो उसमें तो मोदी जी अपने आप ही, उनकी भव्यता जो है पहले ही से अपने आप बढ़ जाएगी। उसके लिए उन्हें ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि बात तो ठीक वो अपनी विदेश नीति के तौर तरीकों द्वारा इस तरह विदेश नीति चला रहे हैं, उसके द्वारा ये सब चीजें हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की क्षुद्रताओं के जरिए मोदी जी की भव्यता बढ़ाने की कोशिश होती है। बात ठीक है। एक गाना था, शीशा हो दिल या टूट जाता है, एक को मनाओ दूजा रूठ जाता है। मोदी जी परेशान है कि चंद्रबाबू नायडू मुंह फुला के बैठ गए हैं। मनरेगा का नाम बदला और राज्यों पे बोझ डाला, और टीडीपी बिल्कुल आग बबूला है कि राज कमजोर हो जाएंगे। अब अगर भाई, चंद्रबाबू नायडू मैं नाराज तो ये हो कह गए रहा तो हूँ कि बीजेपी के, संजय जी बीच में बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछो जाके आप। हाँ, वो भी परेशान है, बिल्कुल सही बात है। क्या आप बताइए, क्या भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय और वो मोहन यादव, इन लोगों से आप अकेले में पूछो जाके, क्या आप इस बात से खुश हैं? हाँ, वो तो वैसे ही बेचारे परेशान हैं कि कम बजट में आप नीतीश कुमार से पूछो। नीतीश कुमार के पास तो पैसा नहीं है, उनका जितना टोटल बजट है उससे ज्यादा उनके ऊपर कर्जा है। यूपी में भी ये हाल है। हाँ, आप उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री से पूछो, कहां से लाएगा पैसा बंदा वो। तो इसमें कोई भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या है कि संदेश ये पहुंचा है मुख्यमंत्रियों के पास कि इफेक्टिवली आप इस कार्यक्रम को, इस ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम को नाम मात्र के लिए चलाइए, क्योंकि जितने कम लोगों को रोजगार देंगे उतना ही कम 40% देना पड़ेगा उन्हें। भाई, हर 100 रुपए में 40 रुपए राज्य सरकार को भुगतान करना है। हर 100 रुपए में 40 रुपए राज्य सरकार को भुगतान करना है। वो जितना ज्यादा मजदूरों को रोजगार देंगे, उतना ही ज्यादा राज्य सरकार को भुगतान करना होगा। तो अगर उन्हें अपने ऊपर आने वाले भुगतान को कम करना है, तो कम से कम रोजगार देना है, वही होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, परेशानी तो बढ़ने वाली है। उधर ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसा सीन तो पहली बार देखने को मिला कि पार्लियामेंट की छत पर सांसद चढ़ गए, वहां पोस्टर लहरा रहे हैं। आप बताइए अभय जी, 1% भी रेशो नहीं है ईडी का कि जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें 1% भी लोगों को दोष हो, यानी 99% लोग छूट जाते हैं। लेकिन विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को डराने के लिए ईडी एक गैंगस्टर की तरह काम कर रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। और फिर आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, सोनिया राहुल के खास तौर से जज का, लोग पूछ रहे हैं इनको, जज साहब को जज लोया याद नहीं आ रहे हैं जो ऐसा फैसला दे दिया। आप कितनी खराब बात है कि लोग ऐसी बातें करने लगे हैं। लेकिन ईडी का प्रदर्शन और फिर ईडी का कार्यवाही और कांग्रेस का इतना भयंकर रिएक्शन, क्या लग रहा है कि कांग्रेस अब आर पार के मूड में है? देखिए, मैं इसको जरा आप जो बातें कह रहे हैं उन सब बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस बात की चर्चा करने के लिए हमें थोड़ी शब्दावली अलग इस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 2019 के चुनाव के बाद में मोदी सरकार ने एक तो पीएमएलए कानून के अंदर कुछ संशोधन किए, 2019 में किए गए संशोधन है, और उसके बाद ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई, और ये करके मोदी जी ने विपक्ष के खिलाफ भारतीय लोकतंत्र को एक पुलिस स्टेट में बदल दिया। पुलिस स्टेट क्या होती है? पुलिस स्टेट में पुलिस जब आपको गिरफ्तार करे तो पुलिस के ऊपर कोई दायित्व नहीं होता कि वो आपको बताए कि आपको उसने गिरफ्तार किया। पुलिस के ऊपर कोई दायित्व नहीं होता कि वो आपको एफआईआर की कॉपी दे। पुलिस के ऊपर कोई दायित्व नहीं होता कि पुलिस जो है वो बताए आपका जुर्म क्या है। कुछ नहीं। ईडी को जो अधिकार दे दिए गए, उससे ईडी एक खास तरह की रिपोर्ट लिखने लगी। इसका नाम तो एफआईआर नहीं है, लेकिन ईसीआर करके कुछ उसका नाम है। वो रिपोर्ट लिखती है
अगर आप उससे मांगेंगे भाई हमको ईसीआर दे दिया है, ईडी आप नहीं कर सकते। अच्छा, पीएमएलए में एक ऐसे ही दफा जोड़ दी गई उन्होंने, धारा 45, जिसके जरिए जब तक, कानून तो ये है कि जब तक आपके खिलाफ अपराध साबित नहीं हुए तब तक आप निर्दोष हैं। वहां ये है कि आप पहले दिन से ही दोषी हैं, आपको निर्दोष साबित करना है, वरना आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये पुलिस स्टेट के लक्षण है। और इस पुलिस स्टेट में उन्होंने पहले तो स्मगलिंग से, ड्रग तस्करी वगैरह से जो काला धन प्राप्त होता था, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके लिए बना था ये कानून। उन्होंने क्या किया कि इस दायरे से निकाल दिया और किसी भी तरीके से प्राप्त धन को जो है वो इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने लगे, और उसके तहत उन्होंने एक अंतहीन किस्म की जांच का सिलसिला कर दिया। आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको अनंत काल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, आपको जमानत प्राप्त नहीं होगी, तो अदालत उस कानून के तहत मानेगी कि आप दोषी हैं, और जमानत मिलते ही आप भाग जाएंगे या फिर से अपराध करने लगेंगे। और इस तरह ईडी लगातार बैठी रहेगी, वो चार्जशीट में पन्ने जोड़ती रहेगी, और वो कभी कुछ नहीं करेगी। आप अनंत काल तक बिना मुकदमा लगाए चलाए हुए जेल में पड़ते, से अरविंद केजरीवाल जेल में पड़े रहे, या मनीष सिसोदिया जेल में पड़े रहे, सत्येंद्र जैन जेल में पड़े रहे, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था, अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो जेल में पड़े रहते। तो ये पुलिस स्टेट के लक्षण हैं, और ये पुलिस स्टेट खासतौर से इसलिए बनाई गई ताकि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाया जा सके। 5 साल तक मुतवातिर विपक्ष ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, उनके नेताओं को बार बार जेल जाना पड़ा। 5 वर्ष तक लगातार विपक्ष ने संघर्ष किया। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इन लोगों को डांटा डपटा, वो सब किया, ईडी को डांटा डपटा, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी हरकत जारी रही। ये पुलिस स्टेट है, और इसलिए अगर कांग्रेस छत पर खड़ी हुई है, पुराने संसद भवन की छत पर खड़ी हुई है और वहां खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है, तो उसे वो तो करना ही चाहिए, उसे और भी ज्यादा गंभीर प्रदर्शन आयोजित करने चाहिए, और भी ज्यादा संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये मानना कि मोदी सरकार यहाँ पर रुक जाएगी, थम जाएगी, इसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी ना मोदी सरकार को, भाई हमें एम्पायर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया तो हम चुपचाप आउट होकर पैवेलियन चले जाएं। भाई क्रिकेट में क्या होता है, एम्पायर ने उंगली उठा दी, भले ही लग रहा हो आपको हमारे खिलाफ ठीक फैसला नहीं हुआ, लेकिन आप चुपचाप, आपसे उम्मीद की जाती है सिर झुका के जाके आप वहां बैठेंगे, पैवेलियन में बैठेंगे। मोदी जी कोई ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी ना है मोदी जी में। इसीलिए मोदी जी ने पहले से ही एफआईआर लिखा कर रख छोड़ी, जिसका मैंने कल जिक्र भी किया था। अभी देखिए उस एफआईआर के तहत दोबारा वो कार्रवाई करना शुरू करेंगे, और उनका मकसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करना नहीं है, क्यों जानते हैं गिरफ्तार करने से वो जो राजनीति करना चाहते हैं उससे उतना फायदा नहीं होगा। लगातार उनके ऊपर मुकदमा चलाते रहना है, लगातार उनको तंग करते रहना है, ताकि उनको सार्वजनिक जीवन में उनकी साख गिराई जा सके। वो अच्छी तरह याद है, मैं एबीपी चैनल में बैठा हुआ था, कुछ वर्ष पुरानी बात है, तो उसमें ये जो हेलीकॉप्टर घोटाला था उसके ऊपर चर्चा चल रही थी। तो उसमें संबित पात्रा उधर बीजेपी की तरफ से थे। संबित पात्रा ने जोर देकर कहा कि इस घोटाले में सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया। तो मैंने उनसे पलट के पूछा, आप सरकारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आपको यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि आप सत्य बोल रहे हैं, तो आपको तो पहला काम टीवी पे आके बयानबाजी करने की बजाय आपको तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, या अपनी सरकार से कहना चाहिए कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करें। अगर सरकारी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि सोनिया, यही शब्द है उनके इन्वर्टेड कॉमा में, सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, तो पहले आप वो करो। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज आज तक नहीं की गई। वो इधर उधर की बात करने लगे संबित पात्रा मेरी बात सुन के। तो ये स्थिति है। रॉबर्ट वाड्रा को कितने बार बुला के पूछताछ कर चुके हैं। हर बार जब चर्चा होती थी, हम लोगों को टीवी बुलाया था, तो हम लोग उसमें चर्चाएं वगैरह करते थे। वहां बीजेपी के लोग बैठे रहते थे कि वो कहते थे चाय के दौरान, अब रॉबर्ट वाड्रा को किसी आदमी के सामने मुकाबला करवा के उसको उगलवा लिया जाएगा, और फिर अभी देखिए शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। आज तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। एक तथाकथित हरियाणा के एक तथाकथित भूमि घोटाले में लगातार उनके खिलाफ जांच चल रही है, अनंत जांच है ये। और जिस दिन उन्हें लगेगा कि राजनीतिक रूप से लाभप्रद है गिरफ्तारी करना, उस दिन गिरफ्तार भी कर लेंगे। ये उनको आकलन करने की, राहुल गांधी को गिरफ्तार करना या गांधी परिवार पर हाथ डालना अभी उनके लिए राजनीतिक रूप से लाभप्रद नहीं है, इसलिए नहीं करते गिरफ्तार। और मुझे लग रहा है उस तरह डरा भी नहीं पा रहे जैसे मायावती को डराया था। हालांकि जितना राहुल गांधी को रिएक्शन होता गिरफ्तार करने का, उससे कहीं ज्यादा मायावती को गिरफ्तार करते तो रिएक्शन होता। हजारों लाखों दलित समाज सड़क पाया था, मायावती पता नहीं क्यों डर गई।
और ये गांधी परिवार डर नहीं रहा, मतलब ये लोग लड़ रहे हैं। गांधी तो परिवार ये नहीं डर रहा, अखिलेश नहीं डर रहे, हेमंत सोरेन नहीं डर रहे, कोई नहीं डर रहा है इनसे। देखिए अब इनसे कोई नहीं डरता। शुरू में अंदेशे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन डरता है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं धड़ाके के साथ, जितनी भी कर पा रहे हैं। हाँ, और कांग्रेस ने तो वो हद कर दी, वो कपिल मिश्रा का वीडियो डाल दिया जो मोदी जी के सीधे चारित्रिक हत्या थी, उससे अब डरे बताइए, नहीं कपिल वो। मिश्रा की वीडियो पे हम सब लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो बनाए। हाँ, सबने बनाए। हाँ, सबने बनाए, और सब लाखों लाखों लोगों ने देखा उनको। हाँ, सही बात है। हम मेरी आपकी बातचीत 8-9 लाख लोग देख चुके। हाँ, रॉकेट की तरह गया वीडियो, रॉकेट की तरह गया। हाँ, लोग देखना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी है, हाँ, वो वही कपिल मिश्रा मिनिस्टर बना हुआ है। हाँ, वो मिस्टर बना हुआ है। अब आप एक बात देखिए, और आप। चारों तरफ इसका क्या, चारों तरफ निर्लज्जता का माहौल है। हाँ, हाँ, वही बंदा जब आम आदमी पार्टी में था तो नरेंद्र मोदी को एक अय्याश के रूप में चित्रित कर रहा था और उसके लिए हाँ, तथ्य दे रहा था हम्म, विधानसभा में। वही बंदा उसी नेता का गुणगान करते हुए अब मिनिस्टर बना हुआ है। शर्म भी नहीं आती, गिरगिट भी शर्माता होगा कुशल, कि रंग चारों तरफ बदलना। थेथड़पन का, निर्लजता का माहौल है। हाँ, गिरगिट भी सोचता होगा ये तो भाई लोग मुझसे भी ज्यादा रंग अरे बदलते गिरगिट हैं। विरगिट गिरगिट गिरगिट को शर्म आती है। गिरगिट तो अपनी आत्मरक्षा में रंग बदलते हैं बेचारे। गिरगिट जो होते हाँ, हैं, चूंकि उनको वो जब भी उनको डर लगता है किसी से, तो वो जो अपनी पृष्ठभूमि में मिल जाने के लिए उनकी शिनाख्त न की जा सके, पहचाना ना जा सके, उसके लिए रंग बदलते हैं। ये लोग तो गिरगिट से तुलना करना, गिरगिट का अपमान करना है। गिरगिट तो हाँ, ईमानदार प्राणी है। गिरगिट भी अपने घर पे जाके कहता होगा कि यार देखो मेरी नेताओं से तुलना कर दी, मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। इसी तरह एक जो लोग मुद्दा। कहते हैं ना अमित शाह को चाणक्य, मुझे बहुत गुस्सा आती। देखिए, मैं चाणक्य का, कौटिल्य का बहुत सम्मान करता हूँ। वो तो उनको बहुत महान ग्रंथ लिखा उन्होंने, अर्थशास्त्र है वो। और अमित शाह की इससे तुलना की जाती, मुझे लगता क्या हो गया है लोगों को, अपमान करते हैं चाणक्य का ये। एक मुद्दा आप और कहते थे कि भाई इंडिया गठबंधन को अब साझी रणनीति बनानी चाहिए, दफ्तर होना चाहिए, अध्यक्ष संयोजक होना चाहिए। मैंने आज गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करी और पूछा कि भाई आपकी महारैली थी, लाखों लोग आए, कितना अच्छा होता है, इसमें तेजस्वी भी होते, इसमें अरविंद केजरीवाल होते, इसमें अखिलेश यादव होते, ममता होती। सप्पल साहब का कहना था भाई ये बाकी लोग क्यों नहीं करते, हमने लाखों लोग जुटाई तो कांग्रेस की रैली थी। अब वो लोग अपनी रैली करते हैं तो कोई इनसे नहीं पूछता कि तुमने कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया, ये तो कांग्रेस नहीं, की रैली थी, ये नहीं, कांग्रेस का गुरदीप जो। गुरदीप सप्पल का ये विचार हो सकता है, मैं उनके विचार का खंडन नहीं कर रहा हूँ। ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। मेरा कहना है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी किसी भी अन्य पार्टी के मुकाबले अलग और बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं। कांग्रेस को उन सीटों को 200 तक ले जाना है। अगर कांग्रेस को हुकूमत में आना है, मोदी जी को अपदस्त करना है। कांग्रेस 100 सीटें प्राप्त करके नहीं आगे बढ़ मोदी जी को अपदस्त कर सकती। और देखिए, डीएमके जितना जीत सकती थी उतना जीत चुकी है, इससे ज्यादा डीएमके नहीं जीत सकती। ममता बनर्जी पहले ही से काफी सीटें जीत चुकी हैं, इससे ज्यादा ममता बनर्जी सीटें नहीं जीत सकती। केवल बीजू जनता दल ने सीटों में हार खाई है, इसलिए उनको अगले चुनाव में वो फिर से जीत लेंगे, ये हम जानते हैं। उड़ीसा में अभी भी नवीन पटनायक सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, तो वो जीत लेंगे। इस क्षेत्रीय दल को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रीय दल जितना जीत सकते हैं उतना वो जीते हैं। कांग्रेस ने भी अपनी सीटें दूनी कर ली, 100% इजाफा किया, लेकिन कांग्रेस की जीत यहां रुकनी नहीं चाहिए। कांग्रेस को 150 और 150 के ऊपर 200 की तरफ जाना है। अगर कांग्रेस 200 की तरफ नहीं आएगी तो भाजपा विपक्ष में नहीं आएगी, कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंचेगी। इसके लिए कांग्रेस को किसी साधारण पार्टी की अलावा उससे दूने एफर्ट्स करने हैं, दूने प्रयास करने हैं। कांग्रेस को हर तरह की कोशिश करके विपक्ष में एकता कायम करनी है। इसलिए कांग्रेस को अब उदारता बरतते हुए, जो खुद उन्होंने गोलबंदी की है लाखों लोगों की, जो उन्होंने रामलीला मैदान में किए, तो वहां मंच पे कम से कम इन लोगों को निमंत्रण भेजने चाहिए थे, फिर देखें आते कि नहीं आते। अगर कांग्रेस एक बार औपचारिक रूप से उनको निमंत्रण भेज देती, नहीं आते मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कम लोग आते, क्या फर्क पड़ता है भाई। अखिलेश निश्चित रूप से आते, मुझे पक्का यकीन है कि अखिलेश आते, या उनका कोई बड़ा खुद आते अखिलेश, 100%, 100% आते अखिलेश। जो भी तेजस्वी से के बारे में कहा हो उन्होंने कि भाई हम उनके आरजेडी के साथ करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग भी आते, जरूर आते, बहुत लोग आते, डीएमके वाले आते। ममता बनर्जी कम से कम अपने प्रतिनिधि को भेजती वहां पे उसमें, और उससे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वो सीन बनता, नजारा बनता।
ये इसलिए मैं आपको मानता क्या हूँ लगता है? कांग्रेस ने ये मौका चूका है, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लगभग अब 27 आने में क्या 1.5 साल ही बचा है, फिर तो चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा। चुनाव क्या दिसंबर चल रहा है, उसके बाद हाँ, तो वो चुनाव पूर्व चुनाव, आप 3-4 महीने बाद मार्च अप्रैल के बाद तो चुनावी चुनाव है, और है क्या। तो मुझे एक बात बताइए बिल्कुल ईमानदारी से कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी बयान आया था कि हम सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये संभव हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़े, या कांग्रेस नहीं, मायावती के साथ लड़े? ना मायावती ना, का क्या रुख रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए ये सब कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो मैं मानूंगा कि इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो गई हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर आत्महत्या के रुझान पैदा हो गए हैं इन लोगों में। फिर इनका कोई, हम लोग कितनी मदद करें इनको कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो ये अपने आप को, जो आदमी अपने आप को मारना चाहता उसको कौन बचा सकता है। देखिए ये सब तो इसलिए कह रहे हैं ताकि भाई कुछ अखिलेश से कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएं। इसके अलावा इसके पीछे और कोई इरादा नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह के बयान जो है वो कार्यकर्ताओं में भ्रम तो पैदा करते हैं, जनता में ये तो वो कहते हैं सब कि यार ये ये देखिए, ये जो एक भौंडापन है, और भाजपा ने कुछ कोशिश की है इस भौंडेपन पे विजय प्राप्त करने की। भाजपा ज्यादा नियंत्रण रखती है, और भाजपा के लोगों की तरफ से इस तरह के बयान नहीं आते जब तक आला कमान खुद न कह दे कि इस तरह के बयान दो। मुझको लगता यह है कि कांग्रेस के अंदर एक लॉबी है जिसको हमेशा लगता है कि हम किसी जमाने में हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, अब हम किसी के सामने क्यों झुकें। हर जगह, बिहार में भी एक लॉबी है, सब जगह एक लॉबी है, मतलब कांग्रेस के अंदर, ये बात को कहती है। आपको बिहार में तो वो लॉबी इस वक्त जीती गई है, क्योंकि जो कांग्रेस, ये लोग चुनाव हार गए तो उस लॉबी के प्रभाव में कांग्रेस ने कह दिया कि भाई आरजेडी के साथ हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम अलग से करेंगे। उसमें कुछ आरजेडी की भी भूमिका हो सकती है, उसमें है भी। कांग्रेस चुनाव मुहिम के दौरान भी इस बात को लेकर व्यथित थी कि आरजेडी की या तेजस्वी यादव की ये भूमिका क्यों है, ये सब इस तरह की बात चल रही थी। तो खैर उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। मेरा कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो होना था वो हो चुका है, अब अभी 5 साल तक उसको बदला नहीं जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव इन लोगों ने अलग अलग लड़ा, तो आप मान लीजिए कि वो जो 2017 में नतीजा आया था वो नतीजा आएगा बीजेपी के पक्ष में। लग तो ये रहा है। इस वक्त बीजेपी में बड़ा झंझट है उत्तर प्रदेश में। हाँ, और क्या, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। हाँ, योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि सारी बाजी फिसली जा रही है। ना तो हमें प्रदेश अध्यक्ष अपने मन का मिला, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मन का मिला। अमित शाह ने दोनों संगठनों पे, राष्ट्रीय संगठन पे और प्रादेशिक संगठन पे, दोनों पे कब्जा जमा लिया है। और वो योगी जी को फिट करते रहेंगे, योगी जी को लगातार अंडरकट करते रहेंगे, उनके कद को छोटा करते रहेंगे। इसलिए योगी जी कहीं से एक 4 करोड़ वोटों का एक आंकड़ा ढूंढ लाए। चुनाव आयोग ने तो कहा नहीं, चुनाव आयोग ने तो 2 करोड़ कितने वोट बताए कि इतने वोट कम हुए हैं, कटे हैं। योगी जी ने 4 करोड़ वोट ठोक दिए ताकि वो और ज्यादा दिखा सकें कि मतलब हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। योगी जी का ये बयान चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है, योगी जी का बयान ये अमित शाह के खिलाफ है। सही बात है, वो सीधा सीधा मोर्चा खोलना है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार ने जिस महिला के हिजाब हटाया था उसने डॉक्टरी पद पे ज्वाइन करने से मना कर दिया और नौकरी नहीं करना चाहती, कलकत्ता शिफ्ट होना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी सरकार के जिस मिनिस्टर ने कहा कि अरे आदमी तो हैं, हाथी हिजाब ही तो हटाया था, हाथ कहीं और इधर उधर चला जाता तो क्या बवाल होता, संजय निषाद ने कहा ये। वो अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। हाँ। महिलाओं के प्रति कितनी अच्छी सोच है सरकार की, सहयोगियों की, और महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाले भाजपा नेता मौन हैं। ये द्रौपदी के चीरहरण जैसा सीन नहीं है? एकदम बिल्कुल आपने सही सही उपमा दी, बिल्कुल वही स्थिति है। भाई आप पर्दे के विरोधी हो सकते हैं, मैं भी पर्दे के पक्ष में नहीं, इस पक्ष में नहीं हूं कि मुसलमान औरतें बुर्का पहने या हिजाब पहने, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं कूद कूद के जो है वो उनके हिजाब खींचता फिरूंगा या इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन करूंगा। सबको, अगर कोई औरत पर्दा करती है, वो घूंघट में है, वो स्कार्फ लगाए हुए है, किसी और धर्म की है, मुसलमान नहीं है, और भी धर्मों की औरतें पर्दा करती हैं। सिखों में भी एक खास तरीके से महिलाएं पगड़ी पहनती हैं, कुछ
वो सब करती हैं, तो आप उनको थोड़ा ना कर सकते, तो आपको उसका सम्मान करना होगा। आपकी अपनी जो भी राय हो बनी रहे। नीतीश कुमार को ये करने का कोई भी अधिकार नहीं था और संजय निषाद जैसे लोगों को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। जितना नीतीश कुमार की निंदा की जानी चाहिए, उतना इस तरह के मंत्रियों की भी निंदा की जानी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। थैंक यू। तो इधर अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।